लेकिन बचाने में बड़ी मुश्किल हो रही है बॉटम लाइन? बॉटम लाइन इस बारी नहीं पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन हाँ लॉस कम हुआ है, और लॉस कम होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वो आंकड़े आपको दिखा देते हैं। लॉस आया है 63 करोड़ पर वर्सेस 352 करोड़। अब इतनी गिरावट क्यों है इस लॉस में? क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन रहा 315 करोड़ का। कंपनी ने एक एंटिटी जो गो टेकफिट बेची क्योरफिट को, और उसका ये इनकम है, उसकी कमाई है जो लॉस को दरअसल प्रेशर में डाल रही है। उस एक्सेप्शनल गेन को अगर आप हटा देंगे तो लॉस बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ EBITDA लेवल पर आप देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है। रेवेन्यूज में हालांकि कुछ बढ़त देखने को मिली, 82% तक का इजाफा रेवेन्यू में जरूर आया है। अच्छा, इन सभी न्यू टेक कंपनियों में आपने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखनी है या फिर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखना है, तो GOV के आंकड़े पर अगर आप आएंगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 84% तक की वृद्धि ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे सिर्फ 1.5% तक का ही इजाफा देखने को मिला। 5,500 करोड़ के आसपास तक का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कंपनी ने कमाया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स में करीब 93% तक की वृद्धि देखी गई है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% तक का इजाफा है। AOV में भी हम देख रहे हैं 3% तक की गिरावट, ही श्रिंक हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि इन्होंने जो कस्टमर डिलीवरी चार्जेस हैं वो अब की बारी करीब कम किए हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपने ध्यान में रखना है। लेकिन लॉस इसीलिए कम है क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन कंपनी ने दिखाया और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बेसिस पर इंप्रूवमेंट है। लेकिन वीरू, आपने ध्यान रखना है ये वो क्वार्टर है जहां पर क्रिसमस, न्यू ईयर और न्यू ईयर के लिए आपने देखा होगा किस तरह से कंपनी तैनात थी। उसके बावजूद क्वार्टरली इतना खासा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है GOV में जितना एन्युअली। बिल्कुल, तो सही पैमानों पे अगर आप देखें, हर्षिता ने अगर आप देखें, सारी बातें यहाँ पे कही, चाहे वो बॉटम लाइन में अगर आप देखें वो हिडन फिगर हो, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात हो, और स्पेशली एक सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें इवेंट्स था ये, उसके बावजूद ये नंबर्स, इसका इम्पैक्ट यकीनन अगर आप देखें जो हाउस व्यूज है उन पर पड़ेगा। यतन, क्या टारगेट्स पे एक डिप है, काटे गए हैं टारगेट्स? बिल्कुल काटे गए हैं वीरेंद्र, और जहां तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, रिजल्ट्स को लेके काफी डिसअपॉइंटेड है। अगर हम स्पेसिफिकली ब्रोकरेजेस की बात करें, जो आज सुबह हमको इंफॉर्मेशन मिली है, वहां मॉर्गन स्टैनली टारगेट इन्होंने रखा है 150 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि जो ग्रोथ है वो काफी कम है और शेयर आपको रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे चलते हुए। क्रेडिट स्विस ने टारगेट लगभग 65 रुपए से काट दिया। इनका 185 रुपए का पहले टारगेट था 185 का, जो अब 120 रुपए कर दिया है 120 रुपीज। और ये जो क्वार्टर आया है जो वीक है, उसको लेके काफी डिसअपॉइंटेड है क्रेडिट स्विस। इनको लगता है कि जो नतीजे आए हैं उसके कारण वैल्यूएशन के मल्टीपल्स को काट देना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने एक स्टीप टारगेट प्राइस कट यहाँ किया हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी टारगेट काट के 115 रुपए कर दिया है, और जो कॉस्ट है कंपनी की, वो जो एक्सपेक्टेड थे कि नॉर्मलाइज होंगे वो भी काफी बढ़े हुए हैं। तो कॉस्ट फ्रंट पे भी कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है, मार्जिन्स नहीं वो बचा पाए अपने, और इसीलिए इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको चैलेंजेस दिखेंगे। हालांकि उनको लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ में कोई कमी आनी नहीं चाहिए आगे चलते हुए। जी हाँ, देखिए याद रखिएगा, किसी भी एक IPO रिसेंट लिस्टिंग को टेक्निकल्स के आधार पर मापना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल जितने भी डेटा मेरे पास हैं या फिर हमारे इस पैनल के पास है, हम एक बात तो कह सकते हैं। देखिए, लिस्टिंग के बाद से इसकी एक ट्रेजेक्टरी थी जिसका लो था 125। वर्स्ट केस में आप देखेंगे इसको मेंटेन करता था। हमारा ये प्रश्न आपसे है, 125 को आपने 21 जनवरी को तोड़ा, और एक टिपिकल चार्ट्स पे अगर आप देखें जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, आपने एक इन्वर्टेड फ्लैग देखा, और इसके पोल में मतलब वो जो गिरावट थी, इतने ह्यूज वॉल्यूम्स थे, उसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन। मतलब एक आदमी एक लॉन्ग व्यू रख के आया था, बट फाइनली उसने अगर आप देखें अपने डिसएग्रीमेंट हो गया वो अपने व्यू से, उसने लिक्विडेट किया। उसके बाद इसने एक चैनल मेंटेन करी 90 रुपए की और ऊपर 100 रुपए की। क्या इन नंबर्स के बाद अगर ये चैनल नीचे की तरफ वॉलेट होती है तो और सेलिंग बढ़ेगी इस स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए अगर ये 85 के नीचे फिसलेगा तो शायद हमें यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलेगी, और उस केस में शायद हमें 70 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए बड़े टारगेट, बड़े टाइम फ्रेम का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे तो चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और अगर 85 के नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो आपको 60 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहने की जरूरत है, और कोई बाउंस बैक मिले तो मेरी राय में तो अभी भी जोमेटो से एग्जिट होना चाहिए।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है जोमेटो पर। हर्षदा जी स्क्रीन पर हैं और आपके तर्कश में और न्यू एज और इंटरनेट कंपनीज जो फिलहाल पिछले साल लिस्ट हुई हैं उन पर काफी न्यूज है। हर्षदा जी अब बताइए जोमेटो के बाद क्या? दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। एक तो बर्गर किंग के साथ शुरुआत करते हैं। कल यातिन वो अपडेट आपको दे ही रहे थे कि दरअसल QIP लॉन्च कल शाम को हो चुका है। कंपनी 129 रुपए 25 पैसे पर इन्होंने QIP लॉन्च किया है। करीब करीब QIP का साइज 1425 करोड़ का है। कंपनी जो फंड रेस कर रही है और इसमें ऑप्शन है कि 110 मिलियन शेयर्स तक ये अपना स्टेक दे सकते हैं। तो एक ये फिलहाल प्राइसिंग और 136-37 के आसपास स्टॉक कल जाकर टिका था। तो देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में आता है। दूसरी तरफ PB फिनटेक में भी खबरें हैं कि आज एक ब्लॉक डील होने वाली है और करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स इस ब्लॉक में सामने आएंगे। लेकिन ये ब्लॉक तकरीबन करंट मार्केट प्राइस यानी कि 866 से लेकर इससे 2% के डिस्काउंट पर होने की संभावना है। तो ये दोनों काउंटर्स आप आज सुबह में रेडार पर रखेंगे शेयर। जी, ये राय आपको बर्गर किंग और